भारत की जो खोज है भारत के अतीत के बारे में जो बताई जा रही हैं, उनमें जो ये तलाश जो भाग हैं इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस चीज़ की तलाश, यानी हमारे भारत का जो अतीत है उसमें जो है उसकी झांकियाँ, यानी किस तरह का था हमारा भारत पहले। जैसा कि हम सुनते आए हैं, भारत को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। ठीक है, उसके बाद जो है भारत में किस किस तरह से क्या क्या परिवर्तन आया वो सब तलाश करेंगे यहाँ पर। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ सालों में, जो पिछले कुछ साल हैं, उसमें मेरे मन में भारत ही भारत रहा। उनकी प्रतिक्रियाएं, यानी क्यों रहा ऐसे, इस प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की मैं कोशिश करता रहा कि ऐसे क्यों। मैंने बचपन की ओर लौट कर याद करने की कोशिश की कि जब मैं कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। यानी जो मेरे पहले के जो याददाश्त थी, जो यादें थी, उसने धुंधला रूप ले लिया और कैसे एकदम से इन्हें अब ताज़ा अनुभव करने लगा, यानी कैसे संवारा। आखिर यह भारत है क्या, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कौन सी ऐसी विशेषता थी इसमें जिसका प्रतिनिधित्व करना, यानी कोई एक विशेष चीज़ जिससे हम किसी चीज़ को जानते हैं, तो वो कौन सी विशेषता थी जो हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, यानी इस चीज़ से जो है भारत को पहचाना जाता था। क्या उसने शक्ति को पूरी तरह खो दिया था? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? ये सभी प्रश्न जो है लेखक के मन में उठ रहे हैं कि जो इनके पास जो इनकी प्राचीन शक्ति थी, जो क्या उनको इन्होंने खो दिया, भारत ने क्या शक्ति पूरी तरह से खो चुकी है? और जो ये विशाल जनसंख्या का बसेरा है, इसके अलावा कुछ और बचा है, यानी जनसंख्या के अलावा कुछ और बचा है अब भारत के पास? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? अब जो आधुनिक विश्व है उसके साथ हमारे भारत के किस तरह के संबंध है? ये सब जो बातें हैं उनके मन में उठ रही थी। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। यानी हम भारतीय हैं तो जाहिर है हर व्यक्ति जो है अपने देश को सर्वश्रेष्ठ समझता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ बातें ऐसी होती है जो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है भारत में। यानी तो इसलिए लेखक बोल रहे कि इसके बावजूद एक बाहरी आलोचक, जैसे कोई बाहर का लोग नहीं, भारत का नहीं रहने वाला हो, जो वो हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देखता हो, तो इस तरह से आलोचक के रूप में मैं क्यों देख रहा हूँ। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता, अर्थात कोई पश्चिमी, यानी कोई बाहर, भारत से बाहर का व्यक्ति जो है देखता है। इसी तरह से मैं भारत को क्यों देख रहा हूँ। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठ रही है। क्यों उठ रही है? क्या मैंने भारत को जान लिया, यानी क्या मैंने इसे पहचान लिया कि भारत अतीत में क्या था और अब क्या है, इसलिए उठ रही है? या मैं जो इसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्सों को खारिज करने का जो है साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहता। वह बहुत कुछ जो सार्थक है, जो भारत का वजूद रूप नहीं होता है जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता। वह विशेष तत्व आखिर क्या था, यानी ऐसा कौन सा तत्व था वो जो इसके अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि नहीं बनाए रख सकता, यानी हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान के बारे में जो है मैं यह जानना चाहता हूँ। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियाँ बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया गया। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। कौन सी? मोहनजोदड़ो की सभ्यता। मोहनजोदड़ो में जो सिंधु सभ्यता है वो इनके स्थायी रूप से टिके होने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन।
ठेठ भारतीयपन यानी बिल्कुल भारतीयता, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है। कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्षों तक, उससे भी कुछ समय अधिक तक निरंतर बनी रहे, यह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भू मध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया, प्रभावित करना यानी भारत की तरफ जो है वो आकर्षित हुए, लेकिन बराबर उनका निकट संबंध रहा, और फिर भी उनका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या था? यानी जो हमारे भारत की जो 5000 वर्ष तक जो ये सिंधु सभ्यता जो इतनी प्राचीन है, जो एक टिकाऊ सभ्यता थी, तो जो है यह बिल्कुल हिली नहीं। तो इस मजबूती का क्या रहस्य था? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे। जैसा कि हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि भारत पर जो है बहुत सारी जो पश्चिमी सभ्यताओं ने, अन्य देशों से जो है लोग यहाँ पर आते थे, क्या करने? व्यापार करने। कुछ लोग जो है यहाँ देखने आते थे, व्यापार करने आते थे, और उसके बाद जो है यहाँ इतने आकर्षित हो जाते थे कि इस पर अधिकार जमाने की कोशिश करते थे। यानी सेनाओं के साथ भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा, वो आए और यहाँ पर जो है एक तरह से शासन करना चाहते थे। तो कुछ तो भारत में ऐसा होगा। यहाँ लेखक यही बोल रहे हैं कि ऐसा वो क्या था कि जिससे मध्य एशिया से, पश्चिमी देशों से लोग जो हैं यहाँ पर आना चाहते थे। यहाँ जो है यात्राओं की दास्तान जो है छोड़ गए इतने लोग। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिनका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध रहा। और दंत कथाएँ क्या होती है? सुनी सुनाई बातें जो हम सुनते हैं, यानी एक दूसरे से सुनते हैं, जो प्रमाणिक नहीं होती है, उनको दंत कथाएँ कहते हैं। और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। यहाँ पर भारत के किस कोने में, यानी किस दिशा में कौन सी विशेषता है वो बताई जा रही लेखक के द्वारा। ये नहीं है कि लेखक जो है सभी जगह पर घूम घूम के आके वहाँ पर तब बता रहा है। वो ये बता रहा है जैसे पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने, यानी पहाड़ों के प्रति प्रेम ने यानी पहाड़ों की सुंदरताओं ने, कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने, इसके अलावा जो है यहाँ के आकर्षक महान पर्वतों ने, इन सब ने जो है मुझे जो है, इन नदियों ने मुझे बहुत आकर्षित किया। यानी हो सकता है इन चीज़ों ने आकर्षित किया हो। और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु जिनके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा, इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही। बताया जा रहा है इन पहाड़ नदियों को, इन जो ये सुंदर जो पहाड़े हैं, जो नदियाँ हैं, इन सबको जो है पार करके इतने काफिले जो है यहाँ पर इसलिए आते रहे हो। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बस मार्ग बनाती हुई। यहाँ पर हमने इसमें यही देखा कि जो हमारा भारत है उसमें ऐसे क्या तलाश करने जो हैं लोग, काफिले जो हैं, फौजें जो हैं लेकर के यहाँ पर लोग आते रहे। तो लेखक जो है एक एक जगह की विशेषताएं बता रहा है कि भारत में हो सकता है इस चीज़ से या फिर इन चीज़ों से जो है भारत में आने के लिए लोगों को मजबूर किया। यानी भारत की सुंदरता ने, इसकी मजबूती ने, इसकी जो एक बहुत निपुणता है जो पहले थी कि सोने की चिड़िया कहलाता था, इन सभ्यताओं ने, संस्कृति ने, तो हो सकता है इन सब ने जो है उनको आकर्षित किया। जैसा इसमें लिख रहा है, पुराने स्मारकों ने, भग्नावशेषों, एलिफेंटाओं की गुफाओं ने, ठीक है। हरिद्वार में महान स्नान पर, कुंभ के मेले में जाता हूँ तो देखता हूँ कि सैकड़ों और हजारों की तादाद में वहाँ लोग आते हैं। तो यहाँ हमारे भारत में जो है
विभिन्नताओं में भी एकताएं देखी जाती है। हम देखते हैं ना कि विभिन्नताओं में एकताएं, यानी भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न सभ्यताओं के होते हुए भी जो है हम एक हैं। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। अंतर्दृष्टि जो हमारी अंदर की दृष्टि होती है, यानी अतीत में भारत कैसा होगा। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में उभरने लगे कि जो है भारत में ऐसे ऐसे लोग थे, यानी इनकी विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उसका गहरा प्रभाव डाला। तो भारत के जो तलाश है, जो इसके बारे में पढ़ा कि क्या तलाश किया लेखक, जो है क्या बता रहा है कि भारत में जो है ऐसा क्या था, क्या तलाश करने के लिए यहाँ पर लोग आते थे। भारत की शक्ति और सीमा, यानी भारत की क्या शक्ति थी और उसकी क्या सीमाएं थी। भारत की शक्ति के स्रोत और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उनके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। जैसा कि हम इसमें पढ़ेंगे भारत की शक्ति और सीमाएं, यानी पहले भारत में जो है कितनी शक्तियाँ थी, उनकी क्या सीमाएँ थी, और आज जो है भारत जो है किस स्थिति में, यानी भारत के जो प्राचीन स्थिति है उसके बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी सीमाओं के बारे में पढ़ा जाएगा। अभी जो हमने पढ़ा भारत की जो ये खोज है, इसमें जो अतीत है उनमें तलाश के बारे में। अभी जो आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं वो इन्हीं में से जो आपको मिलेंगे इनके उत्तर, तो आप अच्छे से इसको पढ़ करके उन प्रश्नों के उत्तर देंगे।